धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। मैं जो ये बिल प्रस्तुत किया गया है, द एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स रूल्स 1959, रिमेन्स एक्ट 1958, उसके संबंध में चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर 1950 एक्ट अभी प्रभावी था। उसके बाद 16 जून 1992 को इसके रूल बने। उसके बाद एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी बनी और एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी के पास परमिशन देने की पावर आई। उस एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी में एक चेयरमैन था, 6 लोग जो विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ रखते हैं, चाहे वो टाउन प्लानिंग से संबंधित हो और चाहे वो अर्बन टाउन प्लानिंग से संबंधित हो, आर्किटेक्ट के क्षेत्र के हों, वो रखे गए थे और एएसआई इसका नोडल डिपार्टमेंट था। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से मंत्री जी को कि वो परमिशन देने के लिए करीब करीब 171 एप्लीकेशन इनको प्राप्त हुई। 171 एप्लीकेशन में से 93 एप्लीकेशन केवल दिल्ली से रिलेटेड थी और सिर्फ 9 एप्लीकेशन मेट्रो और कॉमनवेल्थ से रिलेटेड थी। यहां पर जो मंत्री जी ने पेपर सर्कुलेट किया है और उसमें जो हवाला दिया गया है कि ये बिल क्यों लाया गया, क्यों अध्यादेश की जरूरत पड़ी, 1958 से ये अधिनियम चल रहा था, 1992 से इसमें रूल्स थे, धारा 20A, धारा 20B, धारा 20C और धारा 20D, ये सब जो धाराएं हैं वो इस बिल से रिलेटेड हैं और उसके तहत ही एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी बनी थी। मैं ये पूछना चाहता हूं और ये जानना भी चाहता हूं कि ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि इसको पहले तो अध्यादेश लाया गया और अभी इसी हाउस में इसको पास कराने का सरकार का मन बना। मेरा यह मत है कि कॉमनवेल्थ और मेट्रो के नाम पे ये सिर्फ 9 एप्लीकेशन पेंडिंग है। हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया 30 अक्टूबर 2009 को दिल्ली हाई कोर्ट ने। मैं वो डिसीजन भी कोट करना चाहता हूं। द दिल्ली हाई कोर्ट declaring the expert advisory committee to be illegal and directing the Director General ASI to not only stop issuance of further permission but also to take steps within a period of 4 weeks to reconsider all previous permission granted on the recommendation of EAC unquote। ये जो परिस्थितियां बनी उसके बाद सरकार सचेत हुई। क्या कॉमनवेल्थ की बात सरकार को पहले पता नहीं थी कि कॉमनवेल्थ होने वाले हैं? क्या मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में सरकार सचेत नहीं थी कि मेट्रो प्रोजेक्ट आने वाला है, इसमें यह जरूरत पड़ेगी? और 30 अक्टूबर को जब दिल्ली हाईकोर्ट ने यह डायरेक्शन जारी किए उसके बाद सरकार सचेत हुई। तो मैं इस हाउस को बताना चाहता हूं कि उसके बाद भी 3rd सेशन था हाउस का और 3rd सेशन मेरे ख्याल में 18 दिसंबर को समाप्त हुआ था। तो उस हाउस में भी ये लाया जा सकता था। मैं आपके माध्यम से सरकार को ये जो प्रोसेस अडॉप्ट किया है उसका विरोध करता हूं। 3rd सेशन चालू था, 3rd सेशन में ये जानकारी दी जानी चाहिए थी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये क्या कर दिया। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट आजकल निर्णय सरकार के पक्ष में नहीं दे रहे हैं और खाली बिल इसी का क्यों ला रहे हैं। मैं जिस स्टेट से आता हूं, राजस्थान से, माननीय मैं ये बताना चाहता हूं
कि इसी हाउस ने 85 अमेंडमेंट एक्ट 85 अमेंडमेंट किया और अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारियों और अधिकारियों को 16(4)(a) के तहत प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देने की बात कही। लेकिन बहुत से हाई कोर्ट, जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट भी है, हिमाचल हाई कोर्ट भी है, पंजाब हाई कोर्ट भी है और कर्नाटका हाई कोर्ट भी है, उस 16(4)(a) को व्याख्या कर रहे हैं एम नागराजन के फैसले के आधार पर और कहते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति में भी क्रीमी लेयर लागू करें। अरे क्रीमी लेयर लागू ये हाउस करेगा क्या वो न्यायालय करेंगे? मैं ये सरकार को इसलिए कोरिलेट कर रहा हूं कि वो अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारियों और अधिकारियों का मामला है। अगर सरकार को इतनी चिंता है कि हाईकोर्ट के निर्णय आजकल ठीक नहीं आ रहे हैं तो खाली इसी केस में यह अध्यादेश क्यों लाया गया? क्यों नहीं अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारियों और अधिकारियों के मामले में अध्यादेश लाया गया? लाना चाहिए था। है क्या कह रहे हो साहब? ठीक है, अपना बोलिए। नहीं, जोशी जी कुछ कह रहे हैं शायद मेरे ख्याल में। अच्छा, थैंक यू। तो ये अध्यादेश लाने की जरूरत जब इस केस में पड़ सकती है। कुछ अभी अखबारों का जिक्र आया, मैंने भी कुछ अखबारों में पढ़ा कि इस अध्यादेश के पीछे कुछ खास लोगों को परमिशन देने की मंशा है सरकार की। है? तो सरकार को आम लोगों का ध्यान रखना चाहिए कि खास लोगों का। 85 अमेंडमेंट आए हुए कितना टाइम हो गया? 16(4)(a) इंसर्शन किया कॉन्स्टिट्यूशन में इसी हाउस ने, और क्यों नहीं अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रमोशन दिए जा रहे हैं? लाना चाहिए हाउस को, अध्यादेश लाना चाहिए हाउस को। ये लाया है तो वो भी लाना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो भी आम लोगों के हित की बात है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जब ये इतनी एप्लीकेशन पेंडिंग थी और उसके बाद 9 ही मेट्रो और कॉमनवेल्थ से रिलेटेड है, तो अब जो ये बात आई है नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी बनाने की, हम इसका स्वागत करते हैं कि नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी बननी चाहिए। लेकिन क्या एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी के पास जो केसेस आए थे और जिनमें परमिशन ग्रांटेड हुई थी और हाई कोर्ट ये कहता उसकी समीक्षा करें, क्या सरकार ने उसमें समीक्षा की है? पहले समीक्षा के साथ सरकार को खुलेपन के साथ इस हाउस में यह बिल पेश करना चाहिए था और इस बिल के बारे में जितनी भी शंकाएं और संशय उत्पन्न हो रहा है उसको पहले ठीक करना चाहिए था। और ये क्यों नहीं स्टैंडिंग कमेटी में गया? ये बिल क्या स्टैंडिंग कमेटी में नहीं जाना चाहिए था? तो हम ये सरकार से मांग करते हैं कि इस कमेटी को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए और वहां पे प्रॉपर चर्चा कराई जाए और प्रॉपर चर्चा कराने के बाद इस हाउस में बिल को लाया जाए। ऐसा कौन सा पार्ट टूटने वाला है? कॉमनवेल्थ और मेट्रो से संबंधित तो 9 ही एप्लीकेशन पेंडिंग है आपके पास, उसको कोई और जरिए से भी निपटाया जा सकता है। तो मेरा इस मुद्दे पर मैं चाहता हूं कि मंत्री जी जब जवाब दे तो इस विषयों को भी क्लियर करें। स्टैंडिंग कमेटी में यह जाना चाहिए। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी बनती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी ने जिन केसेज में निर्णय दिया है अब तक, उनकी पुनर्समीक्षा क्यों नहीं की गई? और पुनर्समीक्षा का चार्ट भी हमारे साथ इसमें लगाना चाहिए था। मेरा एक निवेदन यह भी है कि हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद जनरली लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, यहां कोई एक SLP सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग भी है, तो यह भी एक इशू इससे संबंधित है और सरकार को इसके प्रति भी बात करनी चाहिए थी। मैं माननीय मंत्री जी से एक बात और कहना चाहता हूं साहब, ज्यादा नहीं। मैं नॉर्थ एवेन्यू में रहता हूं, MP के हाउस है नॉर्थ में, साउथ एवेन्यू में। मैंने थोड़ा सा रिक्वेस्ट करी कि साहब इसमें थोड़ा ये अमेंडमेंट कर दीजिए, इसको थोड़ा इधर ठीक कर दीजिए तो हमारे लिए सुविधाजनक हो जाएगा। तो CPWD वाले क्या कहते हैं कि इट इज ए हेरिटेज, आप कोई चेंज नहीं कर सकते, ना हम परमिशन दे सकते हैं। तो साहब ये MP ये खास वर्ग में आ रहा है, कोई आम वर्ग में आ रहा है, किस में आ रहा है ये? मुझे तो लगता है ये MP जो है ना
आजकल आम वर्ग में भी नहीं आ रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। मैं CPWD के पास भी गया, अधिकारियों से भी मिला, अरे भाई इसमें कुछ नहीं होना है, नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता साहब, ये हेरिटेज नहीं, हम इसको कुछ नहीं छेड़ेंगे। तो जब आपको कुछ नहीं छेड़ सकते तो वो जो 9 एप्लीकेशन जो आई है वो दिल्ली पूरे को छेड़ दोगे आप? हेरिटेज लुक भी खराब हो सकता है। एक चीज और कहना चाहता हूं, एक दिन मेरा शाम को कोई घूमने का टाइम होता है, मैं इंडिया गेट पे घूमने गया तो एक छतरी नजर आई मुझे। मैंने कहा भाई छतरी में क्या था, तो पता चला जॉर्ज पंचम की स्टेच्यू थी, वो खाली कर दी। तो मैंने कहा भाई जॉर्ज पंचम की स्टेच्यू थी, खाली कर दी, छतरी को क्यों रख रखा है? कि नहीं ये हेरिटेज है। तो ये हेरिटेज है तो उसमें किसी की स्टेच्यू तो लगाओ। जॉर्ज पंचम को तो हटा दिया, लेकिन अपने कोई किसी की लगा दो, महात्मा गांधी की लगा दो, चलो किसी की तो लगाओ। स्टेच्यू खाली पड़ी है वो जगह। तो मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूं कि जिस वे से किसी का भी लगाओ तो सही, तय तो करो। उसको खाली क्यों छोड़ रखा है? उसको खाली क्यों छोड़ रखा है? पहले ये तय हुआ था कि ये तो साहब ये तो नहीं है। मायावती जी के बारे में तो आप जानो, मैं तो ये कह रहा हूं कि वो उसको जब जॉर्ज पंचम की स्टेच्यू हट सकती है तो जगह खाली क्यों है? और या फिर वो छतरी भी हटे, वो कह रहे हैं ये तो हेरिटेज है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये MP के जो आवास है ना, इसको आपने हेरिटेज तो घोषित कर दिया, लेकिन इसको भी प्रोटेक्टेड रेगुलेटेड एरिया में कुछ छूट दो, नहीं तो ये भी हम भी हेरिटेज हो जाएंगे। फिर इस बिल में ये भी प्रावधान होना चाहिए। आपने सुना ध्यान से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय।